Hello, Namaste, Vanakkam, and Aom. As you know, I'm your teacher Khushi and welcome to Didi Ki Pathshala. तो हमने कल क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री का चैप्टर 1 शुरू किया था जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसका पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि पार्ट 1 आपको इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 10 की, उसमें आपको पार्ट 1 मिल जाएगा। साथ ही साथ सिविक्स का जो चैप्टर 1 मैंने कराया था वो भी आपको वहां पर मिल जाएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आज हम पार्ट 2 इसका स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है जिसमें अब आज हम टॉपिक पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। कल हमने फ्रांस के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत कि किस तरीके से फ्रांस में जो क्रांति होती है उसकी वजह से पूरे विश्व में कुछ बदलाव देखने को, पूरे यूरोप में कुछ बदलाव देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी तक कोई राष्ट्र राज्य यहाँ पर नहीं था यूरोप में। जो अभी आपको देखने को मिलते हैं वो राष्ट्र राज्य पहले नहीं थे, ठीक है। यहाँ पर क्या था, एक ही साम्राज्य था जिसका नाम था हैब्सबर्ग साम्राज्य और ये ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन करता था, ठीक है। और ये हैब्सबर्ग साम्राज्य ऑस्ट्रिया और हंगरी पर शासन तो करता था, लेकिन यहाँ पर क्या थी, किसी भी तरीके की कोई समानता नहीं थी। ना तो भाषा एक जैसी थी, ना संस्कृति एक जैसी थी। इस छोटे से एरिया में जहाँ पर हैब्सबर्ग साम्राज्य फैला हुआ था ऑस्ट्रिया और हंगरी का, यहाँ पर भिन्न भिन्न तरीके की भाषाएं बोली जाती थी, अलग अलग तरीके की संस्कृतियां जो है उनको माना जाता था, ठीक है। तो अब क्या होता है, अगर हम यहाँ की सामाजिक संरचना की बात करें, सामाजिक संरचना कैसी थी, तो क्या था, एक नया वर्ग या कहें तो कुछ नया उभर रहा था। सबसे पहले तो हम बात करते हैं, जैसे फ्रांस के समाज में हमने देखा था कि एक पादरी वर्ग होता है, एक कुलीन वर्ग होता है और एक आपका क्या होता है तृतीय स्टेज, जिसकी 3 सब डिविजन होती हैं। तो वहां पर भी हमने कुलीन वर्ग के बारे में थोड़ा बहुत जाना था। आज हम कुलीन वर्ग के बारे में, यहाँ देखें यूरोप में कुलीन वर्ग क्या था। तो कुलीन वर्ग एक ऐसा वर्ग था जो कौन होते थे, जमीन के मालिक हुआ करते थे और जमीन में के मालिक होने के साथ साथ इनके पास पावर भी ज्यादा होती थी, ठीक है। तो सारे पावर का केंद्र भी यही कुलीन वर्ग होता था। और ये जो कुलीन वर्ग है ये लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए फ्रेंच भाषा का उपयोग करते थे। बेशक से इनकी संख्या कम थी लेकिन इनका प्रभुत्व बहुत ज्यादा था, पावर इनके पास बहुत ज्यादा थी। संख्या कम होने के बावजूद भी ये क्या करते थे, ज्यादा संख्या वाले कृषक वर्ग पर अपना अधिकार, अपना आधिपत्य रखते थे, ठीक है। दूसरा वर्ग था आपका कृषक वर्ग, जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है, कृषक यानी कि किसान। किसानों का ये वर्ग था। सबसे ज्यादा ये अधिकांश आबादी जो थी यूरोप की वो क्या थी, कृषक वर्ग से ही संबंधित थी या कृषक वर्ग से ही थी, ठीक है। और ये क्या करते थे, ये जमीन पर कार्य करते थे और वो जमीनें किसकी होती थी, वो जमीन कुलीन वर्ग की हुआ करती थी, ठीक है, क्योंकि जमीन के मालिक तो कुलीन वर्ग वाले ही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक नया वर्ग उभर रहा था जिसको नया मध्यम वर्ग बोला गया या मिडिल क्लास। ये जो मिडिल क्लास लोग थे ये क्या थे, ना तो ये जमीन के मालिक थे, ना ही खेती किसानी करते थे। ये वो लोग थे जो औद्योगिकरण के कारण एक नया वर्ग जो उभरा था उन्हें हमने नया मध्यम वर्ग कहा। अभी कौन लोग थे, जैसे जो उद्योगपति हो गए, व्यापारी हो गए, या जो पढ़ लिख कर डॉक्टर, वकील या कोई और पदवी पर बैठ गए थे, तो वो सब आपके नए मध्यम वर्ग में आ गए थे क्योंकि ये लोग पढ़े लिखे थे, ठीक है। तो ये क्या चाहते थे, ये पुरानी जो व्यवस्था थी, तानाशाह और निरंकुश शासन वाली जो व्यवस्था थी उससे खुश नहीं थे। तो जो आप यहाँ पर आगे उदारवाद के बारे में पढ़ेंगे तो उदारवाद की सबसे पहली अभिव्यक्ति या समर्थन अगर किसी ने किया था तो वो यही नया मध्यम वर्ग था, ठीक है, क्योंकि ये पढ़े लिखे समझदार लोग थे, ठीक है, इसीलिए। और ना ही इनके पास ज्यादा जमीनें थी तो इसीलिए भी, और टैक्स दिया करते थे, है ना। तो अब बात करते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद। ये उदारवादी राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद हमने कल जान लिया था कि राष्ट्रवाद क्या है, एक ऐसी भावना जहां पर हमें एकजुट मत, जहां पर हमें ऐसा लगे कि ये भाषा, संस्कृति के लोग, ये रीति रिवाज सब हमारे हैं और अलग अलग होने के बावजूद भी हम सब मिलजुल कर जब रहते हैं तो उस भावना को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। तो ये जो उदारवादी राष्ट्रवाद है कुछ नया आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर उदारवाद का अपना अर्थ है और राष्ट्रवाद का अपना अर्थ है। तो सबसे पहले अगर हम उदारवाद की बात करें तो उदारवाद एक ऐसी व्यवस्था होती है जहां पर आपको मुक्त छोड़ा जाता है, जहां पर आप लीनियंट होते हैं, मतलब ये व्यवस्था थोड़ी लीनियंट है, ना तो आपको स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन में बांधती है, ना ही बिल्कुल खुला छोड़ देती है, ठीक है। तो जो उदारवाद है ये आपको एक तरीके से स्वतंत्रता देता है, समानता देता है कि आप अपने अनुसार कार्य कर सके, ठीक है। तो अगर हम बात करें उदारवादी राष्ट्रवाद की तो इसके 2 स्वरूप थे। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें कि राजनीतिक रूप से उदारवादी राष्ट्रवाद का क्या मतलब था, तो राजनीति में अगर हम बात करें तो
अगर जो पहले से व्यवस्था चली आ रही थी, तानाशाही व्यवस्था, निरंकुश शासक जो थे, अगर उनको खत्म कर दिया जाए, उनका अंत कर दिया जाए, और साथ ही साथ लोगों को यह अधिकार मिल जाए कि वो अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। ठीक है, तो ये बात करते थे कि जनता तय करेगी कि उनका प्रतिनिधि कौन होगा, उनका लीडर कौन होगा, और साथ ही साथ तानाशाही के अंत की बात करते थे, और एक ऐसे शासन व्यवस्था की बात करते थे जो संविधान के अनुसार चलती हो। ठीक है, तो ये तो आपके राजनीतिक रूप से उदारवाद था। ठीक है, इसके अलावा था आर्थिक रूप से उदारवाद। अब ये आर्थिक रूप से उदारवाद क्या था, जैसे क्या होता है कि राज्य का पूरी तरीके से नियंत्रण रहता है, राज्य टैक्स लेता है। तो ये जो उदारवादी मतलब लोग थे जो आर्थिक रूप से उदारवाद की बात करते थे, वो लोग क्या करते थे, बाजारों की मुक्ति की बात करते थे, यानी कि बाजार पूरी तरीके से क्या होने चाहिए, मुक्त होने चाहिए, किसी भी तरीके का टैक्स जो है आयात निर्यात में नहीं लगना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी पूंजी है और वस्तु है, उस पर भी, उसके आवागमन पे, मतलब एक जगह से दूसरी जगह अगर पूंजी और वस्तुओं को पहुंचाया जा रहा है, भेजा जा रहा है, तो उस पर जो भी टैक्सेस लगते हैं वो टैक्स भी उसके ऊपर नहीं होने चाहिए, ऐसा आर्थिक उदारवाद कहता है। ठीक है, तो दो तरीके का, एक राजनीतिक जो तानाशाही के अंत और संविधान पर आधारित शासन की बात करता है, दूसरा आर्थिक रूप से जो बाजारों की मुक्ति की बात करता है और टैक्स रहित आवागमन की बात करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके तहत क्या हुआ था, 1834 में क्या हुआ, प्रशा पर जो जोल्वेराइन नाम का एक शुल्क संघ बनाया गया प्रशा में। ठीक है, और क्या करा, इस शुल्क संघ का काम क्या था, शुल्क संघ यानी कि एक टैक्स कम्युनिटी, ये क्या करा, जिसने टैरिफ अवरोधों को खत्म कर दिया, जो टैरिफ टैक्स जो भी लगाए जाते थे उनको क्या कर दिया, उनको खत्म कर दिया, और मुद्राओं की जो संख्या थी वो पहले 30 हुआ करती थी, उनको घटाकर, उनको कम करके इसने क्या किया, मुद्राओं की संख्या को घटाकर 2 कर दिया। कब, किसने, कहां पर हुई थी ये पहल, प्रशा में हुई थी। क्या बना था, एक शुल्क संघ बना था। कब बना था, 1834 में बना था, और नाम क्या था इसका, जोल्वेराइन। ठीक है, जोल्वेराइन शुल्क संघ। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की। तो आगे क्या था, तो ये आपको हो गया यूरोप में राष्ट्रवाद की पहल किस तरीके से होती है। ठीक है, तो 1815 में एक, ये तो उदारवाद की बात है, उदारवाद चल ही रहा था, लेकिन वापस से क्या होता है, 1815 में एक नया रूढ़िवाद देखने को मिलता है, रूढ़िवादी दोबारा से उभर जाते हैं। ठीक है, तो रूढ़िवादी कौन लोग होते हैं, रूढ़िवादी जिन्हें इंग्लिश में हम कंजर्वेटिव्स कहते हैं, उदारवादी लिबरलिस्ट। ठीक है, तो जो कंजर्वेटिव्स थे या रूढ़िवादी थे, ये कौन लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो अपनी पुरानी परंपराओं से बहुत ज्यादा जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, जो क्या चाहते हैं, जो व्यवस्था चल रही है वो वैसी की वैसी ही चलती रहे, ये बदलाव के खिलाफ होते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके के बदलाव को ये नहीं मानना चाहते, मतलब नहीं चाहते कि व्यवस्था में कोई बदलाव हो। इनका मानना है कि प्रकृति ने जो व्यवस्था बनाई है वो बिल्कुल ठीक है, और इसमें हम मानव को किसी भी तरीके का कोई बदलाव करने की अनुमति नहीं है। ठीक है, तो जो रूढ़िवादी 1815 में ये जो एक नया रूढ़िवाद आया, इसमें क्या हुआ, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार हो जाती है। ठीक है, तो वाटरलू के युद्ध में जब नेपोलियन की हार हो जाती है, उसके बाद वापस से रूढ़िवादी भावना जो है वो उसका उभार होता है, या रूढ़िवादी लोग वापस से सत्ता में आने के लिए प्रेरित होते हैं। ठीक है, तो नेपोलियन की हार के बाद वापस से रूढ़िवादी भावना प्रेरित होती है। यहाँ पर एक बड़ा काम क्या होता है कि वियना की संधि होती है, और ये वियना की संधि कब होती है, 1815 में। अब इस वियना की संधि में नया क्या था, या क्या थी वियना की संधि, इसमें क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया के जो चांसलर थे, ठीक है, क्या नाम था इनका नाम था ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, ऑस्ट्रिया के चांसलर जिनका नाम था ड्यूक मेटरनिक, इनके नेतृत्व में, यानी कि ये लीडर थे इस संस्था के या इस संधि में जो बातचीत हो रही थी, और ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया। ठीक है, कौन कौन, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर यूरोप का एक नया नक्शा तैयार किया। ठीक है, यूरोप का एक नया नक्शा इन्होंने तैयार किया। कौन नेता था भाई इनका नेता था ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मेटरनिक। ठीक है, मेटरनिक तो आपको पूरा नहीं याद रहे, तो मेटरनिक तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, अब इसमें नए नक्शे के साथ इन्होंने कुछ बदलाव की। जैसे इन्होंने बदलाव क्या किया कि फ्रांस में वापस से इन्होंने बुर्बो राजवंश की बहाली कर दी। आप भूले तो नहीं होंगे बुर्बो राजवंश कौन सा है, ये बुर्बो राजवंश वही है, लुई 16 वाला। ठीक है, जिसको हटाया गया था 1789 की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। ठीक है, तो वही बुर्बो राजवंश, अब लुई 16 तो नहीं रहा, लेकिन उसके जो भी मतलब आगे आने वाली जो उसकी पीढ़ी होगी, जो भी उसके उत्तराधिकारी होंगे वो तो होंगे ही ना। तो बुर्बो राजवंश की बहाली इन्होंने वापस से फ्रांस में कर दी। ठीक है, इसके अलावा दूसरा इन्होंने क्या किया कि जो नेपोलियन ने विस्तार किया था, ठीक है, फ्रांस का जो विस्तार नेपोलियन ने किया था उसको इन्होंने खत्म कर दिया, और इन्होंने क्या किया, उसके विस्तार पर रोक भी लगा दी। और रोक लगाने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया कि जो फ्रांस है,
उसकी सीमाओं पर इन्होंने एरियाज बना लिए, ठीक है। जैसे कि उत्तर में इन्होंने नीदरलैंड नाम के एक राज्य की स्थापना कर दी ताकि ये आगे ना बढ़ सके। इसके अलावा जो भी पश्चिमी सीमा थी, पश्चिमी सीमा पर इन्होंने क्या किया, प्रशा ने कुछ महत्वपूर्ण इलाकों को ले लिया ताकि यानी इसको पूरी तरीके से फ्रांस को ब्लॉक कर लिया कि भविष्य में कोई और आकर फ्रांस का विस्तार ना कर दे, ठीक है। तो ये थी वियना की संधि, ठीक है। किसके नेतृत्व में हुई थी, ड्यूक मेटरनिख जो चांसलर थे ऑस्ट्रिया के। और कौन कौन शामिल था इसमें, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्रांतिकारी चीजें क्या हुई, क्या क्रांतिकारी थी। अब ये जो रूढ़िवादी सरकारें थी, आपको पता है कि ये जो रूढ़िवादी सरकारें हैं ये दमनकारी सरकारें होती थी, ठीक है। क्योंकि तानाशाही है, निरंकुश शासक है तो दमन तो करेगी, दबाएगी तो सही जनता को, ठीक है। तो ये दमनकारी थी और दमनकारी होने के साथ साथ ये क्या थी, ये चीजों पर सेंसरशिप लगाया करती थी, जैसे प्रेस सेंसरशिप। इन्होंने पूरी तरीके से ये खत्म कर दिया कि यूरोप है या जो फ्रांस है वहां पर क्या है, किसी भी तरीके की रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ कोई चीज ना तो अखबार में, ना मैगजीन में, ना किसी भी चीज में छापी नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये सेंसरशिप इन्होंने लगा दी थी। इसके कारण क्या हुआ, जो उदारवादी लोग जो उभरे थे, जो चाहते थे स्वतंत्रता लाना चाहते थे, जो एक नए राष्ट्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे, जो एक नई विचारधारा फैलाना चाहते थे, वो लोग भूमिगत हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, क्योंकि इन्होंने सजा सुनानी चालू कर दी थी कि जो मिल गया उसको सजा मिलेगी, ठीक है। तो ये लोग भूमिगत हो गए, लेकिन भूमिगत होकर इन्होंने काम करना चालू रखा। जैसे कि आप देखेंगे कि एक नए लीडर आते हैं जिनका नाम था जूसेप मैत्सिनी, ठीक है। ये जूसेप मैत्सिनी जो आप आगे पढ़ेंगे कि इटली को बनाने में या इटली को की स्थापना करने के लिए एक बहुत बड़ा रोल इटली में इसका मैत्सिनी का रहा है, ठीक है। तो ये एक महान क्रांतिकारी थे और इन्होंने 2 संगठनों की स्थापना करी थी। ये गुप्त संगठन थे, एक था आपका यंग इटली और एक था यंग यूरोप, ठीक है। किसने बनाए थे, जूसेप मैत्सिनी ने ये, ठीक है। तो इसके अलावा बात करें, ये तो हो गया आपका 1815 में क्या रूढ़िवादी चीजों की वजह से बदलाव आए। अब बात करते हैं कि क्रांतियों का युग चालू हो गया। अब वापस से रूढ़िवादी पहले जैसी व्यवस्था नहीं ला सकते थे, इनको दोबारा से दबाकर नहीं रख सकते थे, क्योंकि इन लोगों ने एक बार स्वतंत्रता का स्वाद थोड़ा बहुत चख लिया था। तो अब इनको वापस से दबाना और पहले जैसी व्यवस्था कायम करना आसान नहीं था, ठीक है। और आपको पता है कि उदारवादी भूमिगत हुए थे, लेकिन उन्होंने काम करना नहीं छोड़ा था, ठीक है। तो क्या होता है, क्रांतियों का युग शुरू होता है। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर बताया गया जुलाई क्रांति के बारे में। तो जुलाई क्रांति जो 1830 में हुई थी। अब इस जुलाई क्रांति जो 1830 में हुई थी, कहाँ हुई थी, फ्रांस में हुई थी। और इन्होंने सबसे पहला काम क्या किया, इन्होंने जो बुर्बो राजवंश था उसको वापस से उखाड़ फेंका, ठीक है। और बुर्बो राजवंश को उखाड़कर जो लुई फिलिप है, ठीक है, लुई फिलिप की अध्यक्षता में क्या होता है, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, ठीक है। क्या होता है, बुर्बो राजवंश को उखाड़ फेंक कर लुई फिलिप की अध्यक्षता में क्या करा जाता है, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर मेटरनिख का एक कोट जो है वो बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, क्या कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ठीक है। इसका एक बहुत गहरा मतलब था कि फ्रांस में जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, उसका इफेक्ट सिर्फ फ्रांस पर नहीं पड़ता, वो पूरे के पूरे यूरोप को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। यानी कि वो एक तरीके से संकेत दे रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, ठीक है। क्योंकि फ्रांस में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो यूरोप में भी आपको बहुत जल्दी परिवर्तन देखने को मिलेंगे, ऐसा मेटरनिख का कहना था इस कोर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये कोर्ट एज इट इज आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि भाई जब ये कोर्ट किसके द्वारा दिया गया, तो आपको याद रखना है मेटरनिख। कौन मेटरनिख, वही ऑस्ट्रिया का चांसलर, ठीक है, ड्यूक मेटरनिख। तो ये था आपका पार्ट 2। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आप लोगों के लिए आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, आपको वीडियो को देखना है, सिर्फ देखना नहीं है, आपको अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि काफी और बच्चों के पास भी एक क्वालिटी कंटेंट पहुंच सके, ठीक है। तो अभी के लिए आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट डाउन करना है आपकी क्वेरीज को, और ये चैनल एक इन्फॉर्मेटिव चैनल भी है, तो आप लोग उन लोगों को भी बताइए जो एसएससी रेलवे से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उन तक भी लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचती रहें। तो अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।